हाँ हाँ, ऑडियो। देखो मैं क्या कह रहा था, हम कह रहे हैं कि आज का अपना टॉपिक है जी इफेक्टिव। हम जी इफेक्टिव को ध्यान से देखते हैं। इस जी इफेक्टिव का फायदा हमको बहुत जगह पे मिलेगा। यहाँ मिलेगा, अगले चैप्टर में भी मिलेगा, वर्क फॉर एनर्जी में भी मिलेगा, एसएचएम में भी मिलेगा, फ्लूइड में भी मिलेगा। तो हम सबका काम यहीं पे करा देते हैं। हम कह रहे हैं कि मान लो कि एक बॉडी को अगर आप स्ट्रिंग से हैंग करते हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में तब दिखता है जब टी इज इक्वल टू एम जी है। और मैंने आपको बताया था कि आप अगर डब्बे में बैठ के काम करोगे तो जो काम ग्राउंड के लिए जी करता है वही काम यहाँ पे करता है जी इफेक्टिव। और हमने देखा था कि जी इफेक्टिव की वैल्यू आई थी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये हमने देखा था कि tan थीटा की जो वैल्यू आती है वो आती है ए बाई जी। ये हम लोग देख चुके हैं। अब बोलोगे इसका फायदा क्या होगा? फायदा होगा, कैसे फायदा होगा देखो। जैसे मान लो कि जब भी आप एक कंटेनर लेते हो और कंटेनर में मान लो पानी भर दिया, ये हम लोग फ्लूइड जब पढ़ेंगे ना तो वहां दिखेगा। तो देखो अभी क्या है, मान लो कंटेनर अगर स्टेशनरी है तो जो पानी का फ्री सरफेस है ये वाला, पानी का फ्री सरफेस अपने आप को हमेशा अलाइन ऐसे करेगा कि जी इफेक्टिव पानी के फ्री सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर हो। ध्यान से समझना, ये यहाँ की बात नहीं है, ये आपको फ्लूइड में भी काम आएगा, बहुत चैप्टरों में काम आएगा, तो यहीं पे समझा देते हैं। तो आप देख लो कंटेनर अगर रेस्ट पे है तो आप जानते हो कि इसका जो जी इफेक्टिव आता है वो जी आता है। तो सरफेस ऐसा बनेगा कि वो जी के एकदम ठीक परपेंडिकुलर हो, तो सरफेस ऐसा प्लेन दिखेगा। कोई भी सरफेस किसी भी कंटेनर में अगर आप लिक्विड रख के उसको भगाओगे तो अपना फ्री सरफेस हमेशा ऐसा बनाएगा कि जी इफेक्टिव फ्री सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर हो। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम कंटेनर में लिक्विड रख लें और इसको ए से भगा दें, तो एक बात तो कंफर्म है कि पानी का सरफेस जो फ्री सरफेस है वो अपने आप को हमेशा ऐसे अलाइन करेगा कि जी इफेक्टिव उसके सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर आए। और आपको पता है कि इस केस का जो जी इफेक्टिव आता है वो ये आता है और इस डायरेक्शन में आता है। इसका मतलब एक बात समझ में आ रहा है कि पानी का जो सरफेस नजर आएगा अपने को वैसा नजर आएगा। और जो जी इफेक्टिव होगा वो एकदम उसके ठीक परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा। और इस जी इफेक्टिव की वैल्यू जो होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस ए। हाँ आप बोलोगे सर एक बात बताओ, बुकों में ये वाला एंगल भी दिया हुआ रहता है, ये एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम भी निकाल सकते हैं, ध्यान से दो कैसे। अभी हमने सीखा है जो जी इफेक्टिव है वो वर्टिकल के साथ एंगल बनाता है थीटा, और उस थीटा की वैल्यू यहाँ से आती है। देखो ध्यान से, ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 है तो ये थीटा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जब पानी को आप कंटेनर में रख के भगाओगे तो पानी का सरफेस ऐसे टिल्ट हो जाएगा जिसमें थीटा की वैल्यू होगी tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। यानी थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ ए बाई जी। अरे बोलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? बस तुमको इन्फॉर्मेशन की तरह हम पढ़ा रहे हैं, वैसे तो ये फ्लूइड का पार्ट है लेकिन फिर भी यही पढ़ा दे रहे हैं। दूसरा एक बात और भी है, जैसे जब एक कंटेनर में आप एक बॉल को डुबोते हो, मान लो हमने इसके अंदर एक बॉल को डुबो दिया,
तो आपको पता है कि बॉयंसी हमेशा लगता है, ध्यान रखें कि बॉयंसी की डायरेक्शन हमेशा जी इफेक्टिव के अपोजिट होती है। अगर कंटेनर रेस्ट पे है तो समझ में आ रहा है कि जी इफेक्टिव नीचे आएगा, और जी इफेक्टिव का नीचे आने का मतलब है जो बॉयंसी आएगा वो ऊपर आएगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि बॉयंसी की डायरेक्शन हमेशा जी इफेक्टिव के ठीक अपोजिट होती है। बॉयंसी का डायरेक्शन जो आता है वो हमेशा जी इफेक्टिव के ठीक अपोजिट सेंस में होता है। कंटेनर अगर रेस्ट में है तो जी इफेक्टिव है जी, और वो भी नीचे, तो बॉयंसी आ गया ऊपर। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक कंटेनर है ऐसा जिसमें हमने लिक्विड भर दिया है, और ये ए से भाग रहा है, तो एक बात तो हमने डिस्कशन कर लिया कि पानी अपना सरफेस जो है वो ऐसा बना लेगा, टिल्ट कर लेगा अपने सरफेस को, या एंगल वैंगल भी हम निकाल लिए। तो समझ में आता है कि इसके अंदर अगर हम एक बॉल को छोड़ दें तो बॉयंसी जो इस बॉल पे लगेगा वो किधर लगेगा, बताओ जरा। किधर लगेगा बताओ। जल्दी बताओ, बॉयंसी का डायरेक्शन क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि बॉयंसी ऐसे एक्ट करेगा कि वो जी इफेक्टिव के ठीक अपोजिट हो। तो जी इफेक्टिव आता है इस केस में इधर, तो बॉयंसी आएगा इधर, सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर, देख भी लो। मतलब इससे आपका दो तीन चीजें आप जान पाओगे, जी इफेक्टिव का आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आओ चलो, और एक दो जी इफेक्टिव का रूल समझाते हैं। देखो, दूसरा जी इफेक्टिव जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो ये है, लिफ्ट वाला एग्जांपल तो ले ही लेते हैं। मान लो अगर ये लिफ्ट है, लिफ्ट ए नॉट से भाग रहा है, तो याद करो हम बताए थे कि जो काम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जी का होगा वही काम यहाँ पे कौन करता है, बताओ जरा। इस केस का जी इफेक्टिव क्या आया था, बोलो। जब लिफ्ट वाला केस किए थे, बताओ। बताया था ना कि जो काम यहाँ पे, तो एम जी नीचे आएगा और साथ में एक सूडो फोर्स भी आता है एम ए नॉट का। मतलब जो काम पहले एम जी किया करता था अब वही काम एम जी प्लस ए नॉट करेगा। बताया था ना कि जब कोई लिफ्ट में आप काम करो, लिफ्ट ऊपर की तरफ भाग रही है विथ एन एक्सलरेशन ए नॉट, उसका जो जी इफेक्टिव आएगा की वैल्यू होती है जी प्लस ए नॉट, और डायरेक्शन होता है डाउनवर्ड। अरे यही तो बताए थे। एक काम और बताए थे कि अगर लिफ्ट नीचे आने लगे ए नॉट से, लिफ्ट अगर नीचे आने लगता है ए नॉट से, तो हम बताए थे कि इस केस में एम जी आएगा नीचे और स्यूडो फोर्स जाएगा ऊपर।
मतलब इस केस में जो टेंशन आएगा वो m टाइम्स ऑफ g माइनस ए नॉट आएगा। यानी इस केस का जो g इफेक्टिव होगा वो g माइनस ए नॉट होगा। वैसे तो केस एक और बताए थे कि लेफ्ट रेस्ट पे रहे, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर भागे या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे भागे। उस केस में समझ में आ रहा है कि जो टेंशन ऊपर और सिर्फ एक वेट ही नीचे लगेगा। मतलब इस केस का जो जी इफेक्टिव आएगा वो जी होगा वो भी डाउनवर्ड। यहाँ देख लो वो भी डाउनवर्ड, सब जगह डाउनवर्ड ही है और वैल्यू कितनी कितनी है दिखाई पड़ रहा है। अब आओ देखते हैं इनके फायदे क्या हैं। क्या जैसे मान लो एक चीज हमने और देखा हुआ है, हम बताए थे लिफ्ट का केबल अगर आप काट दोगे तो लिफ्ट का केबल अगर काट दोगे तो ए नॉट की वैल्यू जी हो जाएगी, और ए नॉट की वैल्यू अगर जी हो गई तो टेंशन की वैल्यू जीरो हो गई। यानी लिफ्ट को अगर आप काट देते हो तो उसका जी इफेक्टिव जीरो हो जाता है। मतलब आप अगर लिफ्ट में बैठ के काम करोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ग्रेविटी एक्ट कर ही नहीं रहा है। अब इनके एप्लीकेशंस कैसे होते हैं देखो ध्यान से समझाते हैं। पहला एप्लीकेशन प्रोजेक्टाइल में आएगा। आपको प्रोजेक्टाइल में बोलेगा देखो जी लेफ्ट को ना हमने भगा दिया ऊपर, और एक प्रोजेक्टाइल को वी नॉट से फेंके थीटा एंगल पे। प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह का रास्ता फॉलो कर रहा है। बताओ जी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा नहीं होगा, क्या आप बता सकते हो? क्या आप मुझे इस लिफ्ट में प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट बता सकते हो? बताओ। अरे सीधा है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो काम जी कर रहा था लिफ्ट के रेस्पेक्ट में वही काम यहाँ पे कौन करेगा, इसका जी इफेक्टिव क्या होगा? अभी समझाया था ना इसका जी इफेक्टिव क्या होगा। अरे अभी बताएं इसका जी इफेक्टिव। जी प्लस ए नॉट अभी तो बताएं। ना क्या सोचना है, एक लाइन में आंसर लिखना है। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होगा टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी, जी की जगह हो गया जी प्लस ए नॉट। एच मैक्स अगर निकालना होगा तो एच मैक्स हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। रेंज अगर निकालना होगा तो रेंज आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ये लो, तो जहाँ जहाँ जी आ रहा वहाँ जी प्लस ए नॉट कर दो, क्या दिक्कत है इसमें? खेल खत्म। दूसरा इसका एप्लीकेशन हो सकता है कि अगर मान लो कि हम कंटेनर ले लें ऐसा, कंटेनर में पानी भर दें और कंटेनर अगर ऊपर भाग रहा है ए नॉट से, तो बताओ पानी का सरफेस टिल्ट होगा या वैसे ही रहेगा? कंटेनर में पानी का फ्री सरफेस वैसा ही रहेगा या टिल्ट होगा बताओ? क्या हो गया, पूरा एकदम सन्नाटे में हो तुम लोग, क्यों चले गए हो? अभी तो समझाए सब कहानी। अरे पानी का फ्री सरफेस वैसा ही रहेगा या कुछ टिल्ट विल्ट होगा?
हाँ वैसा ही रहेगा, इतना क्या सोच रहे हो? हाँ? बस साफ दिखाई पड़ रहा है कि अभी तुरंत बताया कि जिसका जी इफेक्टिव आएगा वो नीचे की तरफ आता है, तो पानी का सरफेस ऐसा बनेगा कि वो जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर हो। ऑलरेडी है परपेंडिकुलर, क्या दिमाग लगाना है? अगर इसके अंदर कोई बॉल वगैरह होता तो उस पर बॉयंसी लगता है इधर, कि बॉयंसी का डायरेक्शन हमेशा जी इफेक्टिव के ठीक अपोजिट लगता है। अगला एग्जाम्पल देखो। अगर मान लो आपने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका वी नॉट से, और प्रोजेक्टाइल ए नॉट से गिर रहा है और ए नॉट की वैल्यू जी से छोटी है, तब तो समझ में आ रहा है कि इसका जी इफेक्टिव जो है वो जी माइनस ए नॉट हो जाएगा। जहां जहां पे जी लिखा करते थे प्रोजेक्टाइल के लिए, वहां जी माइनस ए नॉट पुट कर देंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2v0 sin थीटा बाई जी माइनस ए नॉट। एच मैक्स हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई ट्वाइस ऑफ ऐसा। और रेंज अगर निकालोगे तो आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, मतलब जी माइनस ए नॉट। भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ऑब्जर्वेशन है, इसको ध्यान रखिए। इनको आप फंडामेंटल से नहीं कर सकते हैं। जब ये क्वेश्चंस आता है तो अगर आता है तो ठीक, वरना गया। एक चीज और देखो। इंटरेस्टिंग केस तब बनता है जब लिफ्ट का केबल काट दिया जाए। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बनता है। मान लो एक प्रोजेक्टाइल को हमने यहाँ से फेंका, 30 के एंगल पे फेंक दिया, वी नॉट के स्पीड से फेंक दिया, और लिफ्ट का केबल काट दिया गया, मतलब ए नॉट की वैल्यू जी हो गई। तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि इस केस में प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा डब्बे के रेस्पेक्ट में? लिफ्ट में बैठ के अगर देखोगे तो इस केस में प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा? सोच के बताओ। बोलो प्रोजेक्टाइल का पाथ। हाँ जी बताओ। अरे गुरु महाराजों, जी इफेक्टिव जीरो हो गया। जी है नहीं, बॉडी के पास वेलोसिटी है, तो जिधर वेलोसिटी है बॉडी उधर ही चल पड़ेगा। अगर यहाँ बैठ के देखोगे तो इस आदमी के हिसाब से जी इफेक्टिव है जीरो, लेकिन वेलोसिटी कुछ है, तो जिधर वेलोसिटी होगा बॉडी उधर चलेगा। इसका मतलब बॉडी का जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब इस आदमी के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो इसका पाथ इसको स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ेगा। तो बोली कहाँ है?
बोलेगी तब ना हम देखेंगे। डिलीट कर दे, मैं अंतर्जामी थोड़ी हो रही लड़की। भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इस केस में जैसे लिफ्ट का केबल आपने काट दिया, मतलब जी इफेक्टिव की वैल्यू जीरो हो गई, लेकिन वी इफेक्टिव जीरो नहीं है। तो बॉडी आपको स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता हुआ दिखाई देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। अब अगर दो तीन बातों को मिला दे हम लोग, जैसे मान लो ये वाला केस था। अब हम फर्स्ट को जरा फिर से एक बार देख रहे हैं। मान लो यहाँ पे एक बॉल हमने हैंग कर दिया और यहाँ पे एक बलून हमने हैंग कर दिया, में हीलियम गैस भरा हुआ है। ठीक है। अब लगे इस कार्ड को भगाने हम ए नॉट से आगे, तो कहते हैं बताओ बलून का क्या होगा। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है कि हीलियम गैस जो है वो हवा से भी हल्की होती है। तो पूछता है बताओ बलून का क्या होगा और पेंडुलम का क्या होगा। बताओ जरा क्या होगा दोनों का। बलून किधर भागेगा, पेंडुलम किधर भागेगा, जल्दी बताइए। और दोनों का वर्टिकल के साथ एंगल भी बताइए। मतलब लिफ्ट में अगर आप एक बॉडी को फेंको और लिफ्ट का तार टूट जाए तो उस बॉडी का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ेगा। तो देखो, अभी आपको समझाए थे हम कि जब आप इस कार्ड को भगाओगे तो समझ में आता है कि ये पेंडुलम भागेगा इधर। यह एंगल अगर थीटा है तो अपने को पता है कि tan थीटा की वैल्यू जो है वो आती है ए नॉट बाई जी। और एक बात मैंने आपको बताया हुआ है कि जो बॉयंसी का डायरेक्शन होता है वो हमेशा जी इफेक्टिव के ठीक अपोजिट होता है। तो जी इफेक्टिव लग रहा है इधर, जो बॉयंसी लगेगा वो जी इफेक्टिव के ठीक अपोजिट। यानी ये बलून जो है आप देखोगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आएगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एंगल भी वही रहेगा, कि जी इफेक्टिव वही है। यहाँ पे टेंशन बैलेंस कर रहा है एम इंटू जी इफेक्टिव को, यहाँ पे टेंशन बैलेंस कर रहा है बॉयंसी को। इसका अपना कोई मास वास तो है नहीं, गैस है। मजेदार बात ये है कि दोनों का जो एंगल है वो सेम ही आता है, अलग नहीं आता है। हाँ, इसीलिए आपको बोला गया था कि हीलियम गैस हवा से भी हल्की है ताकि हवा का बॉयंसी बलून के ऊपर लग सके। तो जी इफेक्टिव इधर, तो बॉयंसी इधर। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो ये कहानी है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखो। अरे क्लियर है बोलो। चलो आओ, और एक कॉन्सेप्ट है वो भी समझा देते हैं। देखो, मान लो ये कोई इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन के अंदर हमने एक ब्लॉक रख दिया है। ब्लॉक जी साइन थीटा से नीचे आ रहा है। हम जानना चाहते हैं कि डब्बा और ब्लॉक के बीच का नॉर्मल कितना होगा। ये प्रॉब्लम कुछ वैसा ही है
जैसा ग्राउंड पे अगर हम यहाँ पे रख दे इस ब्लॉक को तो आप बोलोगे सर बहुत अच्छा है, नॉर्मल इधर और जी इफेक्टिव इधर, वेट इधर, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब एन मस्ट बी इक्वल टू एम जी। ये बॉडी अभी भी डब्बे के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब हमको डब्बे के अंदर बैठ के पहले इसका जी इफेक्टिव निकालना होगा। और अगर हम डब्बे के अंदर बैठ के उसका जी इफेक्टिव निकाल पाए तो नॉर्मल जो आएगा वो सीधा सीधा हो जाएगा एम इंटू जी इफेक्टिव, नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी एम इंटू जी इफेक्टिव। जो काम अर्थ के लिए जी कर रहा था वही काम डब्बे के लिए जी इफेक्टिव करेगा, तो हमारा मेन टारगेट है जी इफेक्टिव ढूंढना। ठीक है ना, तो हमारा मेन टारगेट है जी इफेक्टिव की वैल्यू को ढूंढना। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू ढूंढेंगे कैसे, देखो जरा ध्यान से। तो हम लिखेंगे एक्सलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू डब्बा कैन बी रिटन एज एक्सलरेशन ऑफ स्मॉल एम माइनस एक्सलरेशन ऑफ डब्बा। और याद करो दो वेक्टर को जब भी सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम हमेशा आपको कहते हैं कि आप दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं, दो वेक्टर को ऐड करें। और ऐड करने का तरीका होगा ऐसा और साथ में ऐसा। यही तो करते आए हम लोग। आओ जरा दो वेक्टर को ऐड करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये वही इंक्लाइन प्लेन है जो मैंने बना लिया है। ठीक है, एक्सलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू डब्बा निकालना है तो पहला काम है हमको ढूंढना पड़ेगा एक्सलरेशन ऑफ स्मॉल एम, वो भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर ध्यान से देखो तो इस बॉडी पे एक ही तो फोर्स लग रहा है, इसका वेट। और उसके वेट की वजह से जो एक्सलरेशन आएगा वो आएगा जी इधर की तरफ। अब आता है एक्सलरेशन ऑफ डब्बा। एक्सलरेशन ऑफ डब्बा इधर की तरफ है जी साइन थीटा, लेकिन हमको चाहिए माइनस ऑफ एक्सलरेशन ऑफ डब्बा, तो वो आएगा इधर की वैल्यू है जी साइन थीटा। मतलब अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल ले तो हमको मिल जाएगा एक्सलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू डब्बा, मतलब जी इफेक्टिव, जो कि हम निकालना भी चाहते हैं। क्या करेंगे देख ध्यान से, इस जी को रिजॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा जी कॉस थीटा और ये आ जाएगा जी साइन थीटा। तो आप देख सकते हो कि ये वाले को ये वाला कैंसिल आउट कर जाएगा और आंसर बच जाएगा सिर्फ इतना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर कोई डब्बा इंक्लाइन प्लेन पे एक्सलरेट होता हुआ नीचे आ रहा है, अगर कोई डब्बा इंक्लाइन प्लेन पे एक्सलरेट होता हुआ नीचे आ रहा है और उसकी एक्सलरेशन ये है, तो उस केस में डब्बे में जब आप बैठ के काम करोगे तो डब्बे के अंदर जो जी इफेक्टिव आएगा उसकी वैल्यू होगी जी कॉस थीटा। और जो उसका डायरेक्शन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, इंक्लाइन के ठीक परपेंडिकुलर। तो जी इफेक्टिव आ रहा है वो इंक्लाइन के एकदम ठीक परपेंडिकुलर और वैल्यू आ रही है जी कॉस थीटा। एकदम याद रखो ये सब। जब इसके क्वेश्चंस आएंगे ना, अगर आपको मेथड नहीं मालूम है तो एग्जाम में आप हाथ पाँव में नहीं चला पाओगे। हम आपको कुछ एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। पहले बताओ डेरिवेशन समझ में आया क्या? चलो अब, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, खास करके नॉन मेडिकल के लिए तो समझ लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको क्वेश्चन दिखाते कैसे कैसे आता है।
फ्लूइड से लेके एसएचएम से लेके एनएलएम तक, मैंने काइनामेटिक्स से लेके हर जगह इसका एप्लीकेशन है। ऐसे देखो, सबसे पहले काइनामेटिक्स से शुरुआत करते हैं। जेई में आया हुआ क्वेश्चन, जब मुश्किल आईआईटी का दौर था, सब्जेक्टिव में 10 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं, देखो। आप देखे भी होगे, और आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा। एक डब्बा जी साइन थीटा से नीचे आ रहा है, एक प्रोजेक्टाइल को हमने ऐसे वी नॉट स्पीड से अल्फा एंगल बना के फेंक दिया। मतलब बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है। डब्बा नीचे आ रहा है, प्रोजेक्टाइल को डब्बे के अंदर से फेंका गया है। कह रहा है बताओ भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, एच मैक्स क्या होगा। अगर आप बता दो ना तो मन खुश हो जाएगा मेरा। जल्दी बताओ। कॉपी पे लिखो, पिक्चर लो और भेजो। अपने को इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, एच मैक्स चाहिए, और रेंज चाहिए। जिसको ये जी इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट पता होगा वो तो इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में कर देता। अब तुम देखते हैं कर पाते हो या नहीं। फीलिंग लाओ और तीनों का आंसर लिखो और मुझे आंसर पिक्चर लेके भेजो।
हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल में जो कहानी जी का है, अभी मैंने आपको समझाया है कि डब्बे के रेस्पेक्ट में वही काम करोगे तो वो काम जी कॉस थीटा करेगा। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब हम प्रोजेक्टाइल का सब कुछ जानते हैं तो क्या डब्बे के रेस्पेक्ट में नहीं जान पाएंगे? बोलो। अरे क्या करोगे? जो काम ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल में थीटा का था वही काम यहाँ पे अल्फा कर रहा है। ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल में जो काम जी करता था वही काम यहाँ जी कॉस थीटा कर रहा है। खेल हुआ खत्म। अब इसमें क्या परेशानी है यार? बताओ। अरे जी फैक्टर का मतलब क्या है? कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो काम जी करता था डब्बे के रेस्पेक्ट में जी कॉस थीटा करेगा। पुट करना आंसर है कि लाइन में। तुम भटक रहे हो। पी नॉट साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा, एच मैक्स आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कॉस थीटा। रेंज आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर साइन टू थीटा बाई कॉस थीटा। खेल खत्म। क्या करना है इसमें? 10 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। लेकिन दिक्कत क्या है कि उस समय ये ट्रिक व्रिक लोगों को नहीं पता था, अब ये पता है। अब तो ये ऑब्जेक्टिव से भी इसकी बुरी हालत हो गई। आप लगाएंगे तब ना। आपने लगाया ही नहीं। चलो एक मौका और दे रहे हैं। मान लो एक डब्बा है ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर बुक में है ये। वन ऑफ द टिपिकल क्वेश्चन। मुझे एक बात बताओ, अगर हम एक पेंडुलम को ऐसे लटका दे, ऐसे, दिस एंगल इज अल्फा, और ये जा रहा है ऐसे, इन इक्विलिब्रियम ऑफ बॉल फाइंड ए पार्ट में वैल्यू ऑफ अल्फा और बी पार्ट में टेंशन इन द स्ट्रिंग। ट्राई करो, ये होना चाहिए सबसे। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर बुक में मिलेगा ये। शुरू हो जाओ। सोच के बताओ क्या आंसर आएगा।
अरे आ गया क्या, बताओ। अरे आया भी नहीं आया। चलो हम बताते हैं। लोग जी इफेक्टिव को रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो। अरे कितनी बार समझाएं कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बैठ के काम करोगे तो ये पेंडुलम ऐसा दिखेगा। ऐसा इसलिए दिख रहा है कि टेंशन और जी इफेक्टिव को एक दूसरे के अपोजिट लगना है। अभी मैंने आपको समझाया कि इस केस का जी इफेक्टिव इधर आता है। इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि इक्विलिब्रियम में ये पेंडुलम हमको ऐसा नजर आएगा, साफ साफ दिख रहा है। अब क्या बताऊं आगे। यानी अल्फा की वैल्यू हो गई 0 डिग्री। यहाँ टेंशन अगर mg है तो यहाँ टेंशन कितना होगा, जल्दी बताओ। बोलो। हाँ जी बताओ। अरे जो काम वहाँ जी कर रहे हैं वही काम यहाँ जी कॉस थीटा कर रहे हैं, तो टेंशन की वैल्यू mg कॉस थीटा होगी। क्या सोच रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब से तो यही समझा रहे थे, जो ये ग्राउंड में जी करता था वही काम वहाँ जी कॉस थीटा कर रहा है। क्या बदल गया, समझ में नहीं आ रहा मुझे। आंसर हो गया। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। और ऐसे ही समझ में आएगा, और कोई तरीके से समझ में भी नहीं आएगा। और देखो, मान लो कि एक इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक कंटेनर को ऐसे छोड़ दिया गया। पानी ऐसे भरा हुआ था। भाग रहा है ये ऐसा। बताओ इक्विलिब्रियम में पानी का सरफेस कैसा दिखाई पड़ेगा। बताओ जरा जल्दी से। नहीं प्रभु जी, अभी जैसा दिखाई नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। अरे मैंने क्या बोला था, पानी हमेशा फ्री सरफेस ऐसा बनाता है कि पानी का फ्री सरफेस जी इफेक्टिव के ठीक परपेंडिकुलर हो। इस बात को ध्यान रखो ना। बताओ पानी का सरफेस कैसा नजर आएगा। सारे बताओ।
भाई ये सिंपल क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा ये सब। चार डायग्राम बना के दे देगा, पूछेगा बताओ सही वाला कौन सा है। मीनाक्षी बोल। सार्थक बता क्या आएगा। अरे एक बात का तो ध्यान रखना है कि जो जी इफेक्टिव आएगा वो इंक्लाइन के पैरेलल होता है, और पानी का सरफेस, फ्री सरफेस अपने आप को ऐसे अलाइन करेगा कि वो जी इफेक्टिव के ठीक परपेंडिकुलर हो। समझ में आ रहा है रे, बहुत ही आसान है देखना। तो मतलब ये है कि जी इफेक्टिव जो आता है वो हमने देख लिया है कि इंक्लाइन के पैरेलल परपेंडिकुलर आता है। का मतलब पानी का जो फ्री सरफेस बनेगा वो एकदम इंक्लाइन के पैरेलल बनेगा। एकदम पैरेलल। देख लो। और इसके अंदर कोई बॉल वॉल अगर हम छोड़ दें तो जो बॉल वगैरह छोड़ोगे आप तो उस पे जो बॉयंसी आएगा वो भी एकदम इंक्लाइन के ठीक परपेंडिकुलर होगा। देख लो। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो वो एंगल भी थीटा ही होगा। बड़ा अच्छा केस है। सिंपल सी तो बात है यार, क्यों नहीं समझ पा रहे हो तुम कि जी इफेक्टिव जो आएगा वो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो पानी का फ्री सरफेस ऐसा बनेगा कि वो जी इफेक्टिव के ठीक परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब पानी का फ्री सरफेस इंक्लाइन के एकदम पैरेलल होगा। अरे बोल। अरे अनुष्का ये बात समझ में आ रहा है क्या। अरे समझे या नहीं समझे बोलना फटाफट। हमू। भाई ये बड़े जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आपको पता है तो ठीक है एग्जाम में, वरना हाथ पाँव नहीं चलेगा। अरे सीधी सी बात है, जी इफेक्टिव अपना इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। कितना तो जी कॉस थीटा। जो काम पहले जी करता था वही काम अब जी कॉस थीटा कर रहा है, खेल खत्म हुआ। और देखो। अब एक और केस लेते हैं, आ जाओ। मान लो, अब तो आपको आइडिया भी लग जाना चाहिए। दिस बॉक्स इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है तो मुझे एक बात बताओ, इसका जी इफेक्टिव कितना होगा। पहले तो ये बताओ, और किधर होगा। या अगर आप ऐसे समझना चाहो तो ऐसे समझा देते हैं, देखो। अगर हम एक पेंडुलम को हैंग कर दें इनके बीच में ऐसे करके, तो आप मुझे बताओ कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी और टेंशन कितना होगा इस केस में। बॉक्स इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड टेंशन। बहुत ही अच्छा केस है, जल्दी जल्दी बताओ। सारे बताओ क्या आएगा, अल्फा कितना आएगा, टेंशन कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। इस बार ध्यान दो कि डब्बा एक्सलरेट नहीं हो रहा है, बॉक्स इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी।
अल्फा इज 90 माइनस टेंशन। टेंशन बताओ। टेंशन की वैल्यू बताओ। जब आप एंगल समझ गए हो तो टेंशन भी समझ जाओगे, कुछ नहीं है फिर उसमें। नहीं प्रभाव, एम जी कॉस थीटा नहीं आएगा। एम जी कॉस थीटा तब आता जब डब्बा एक्सलरेट होता। या तो डब्बा एक्सलरेट ही नहीं हो रहा है। डब्बा इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बस तो एम जी आ जाएगा, क्या टेंशन लेना है इसमें। अरे जब लिखोगे आप इस केस का, जब जी इफेक्टिव निकालोगे तो आप लिखोगे एक्सलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू डब्बा, यानी एक्सलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सलरेशन ऑफ डब्बा, यानी एक्सलरेशन ऑफ बॉल प्लस माइनस एक्सलरेशन ऑफ डब्बा। साफ दिखाई पड़ रहा है। जब कैलकुलेशन करोगे आप तो बॉल का एक्सलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो जी आएगा, और डब्बा जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो डब्बा का कोई एक्सलरेशन ही नहीं है, तो जी इफेक्टिव जी हो गया और डाउनवर्ड हो गया। यानी इस केस का जो जी इफेक्टिव है वो जी है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड। तो समझ में आ रहा है कि इक्विलिब्रियम में ये तब आएगा जब टेंशन और एमजी एक दूसरे के ठीक अपोजिट, तो वो यही हो सकता है और कहीं हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है कि टी की वैल्यू एमजी के इक्वल होगी, और जो अल्फा आएगा वो अपना थीटा हो जाएगा। खेल खत्म। अरे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही अच्छा। अब इसी में हम और दिमाग लगा सकते हैं। अगर हमको लॉज ऑफ मोशन का एकदम मुश्किल क्वेश्चन बनाना हो तो हम ऐसे बना देंगे। डब्बा दे दिए, डब्बा जी साइन थीटा से नीचे आ रहा है, और हमने क्या किया, हमारा एटवुड मशीन को हमने लटका दिया। एटवुड मशीन को हम बीच में यहाँ लटका दिए। आपसे पूछेगा बताओ इक्विलिब्रियम में ये अल्फा कितना होगा। इन इक्विलिब्रियम विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स, पहला पार्ट तो पूछेगा अल्फा की वैल्यू बताओ। दूसरा पार्ट आपसे पूछेगा एक्सलरेशन ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स का मॉड बताओ। एक्सलरेशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स का मॉड बताओ। सी पार्ट में टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग m1 m2, टेंशन इन स्ट्रिंग कनेक्टिंग m1 एंड m2 कितनी होगी, जल्दी बताओ। दिमाग लगाओ फिर से। अच्छे से देखो और सोचो। थोड़ा सा हिंट है, उसको पकड़ दे एक लाइन में आंसर।
प्रभु ध्यान से देख। प्रभु जी ध्यान से देख। अरे ध्यान से देख, अल्फा कितना होगा अल्फा। प्रभु जी इस बार देख, डब्बा एक्सलरेट हो रहा है। इस बार डब्बा कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा है, देख ध्यान से। ये भी तो देखेगा कि डब्बा जो है इस बार। अब मुझे एक बात बताओ कि जब हम एटवुड मशीन को हैंग करते हैं तो एटवुड मशीन ऐसे ही क्यों रहता है? इसका जी इफेक्टिव इधर है। ठीक वैसे ही जब आप यहाँ लाके हैंग करोगे तो समझ में आता है कि ये अपने को ऐसा दिखेगा। इसका जी इफेक्टिव है इधर। तो जब ऐसा दिखेगा मतलब ये ग्रीन वाला रस्सी यहाँ पहुंच गया तो अल्फा की वैल्यू तो जीरो हो गई ना। थीटा कहाँ से बोल रहा है? और अल्फा अगर जीरो हो गया और हमको मालूम है कि इसका एक्सलरेशन तो हमको रिजल्ट की तरह याद रहता है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम लिखा करते थे m2 - m1 × g बाई m1 + m2।
तो जो काम वहां पे जी कर रहा था वही काम यहाँ पे जी कॉस थीटा कर रहा है। जहां जहां जी आया वहां जी कॉस थीटा डाल दो। टेंशन M1 M2 को कनेक्ट करने वाले रस्सी का टेंशन अगर आप याद करो वहां आता था 2M1 M2 इंटू जी बाई M1 + M2। लेकिन समझ में आ रहा है जो काम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जी का था वही काम यहाँ पे अगर देखेंगे तो जी कॉस थीटा का है, तो लाके यहाँ डाल दो, खेल खत्म। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन बन जाएगा ये, लेकिन दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिला दिए, थोड़ा सा एटवुड मशीन, थोड़ा सा जी इफेक्टिव, तो काम एकदम आसान हो गया। अब अगर मान लो यही क्वेश्चन आपसे कोई पूछे, इस बार लेकिन डब्बा कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, दिस एंगल इज थीटा, एटवुड मशीन को इस बार ऐसे लगाया गया है, M1 M2। बताओ इस बार, फिर से बताओ अल्फा क्या होगा, रिलेटिव एक्सलरेशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा, जल्दी बताओ। इस बार बॉक्स इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देख लो। हाँ ट्राई करो, इस बार सारे ट्राई करो।
अल्फा की वैल्यू थीटा होगी, ठीक है, लेकिन टेंशन गड़बड़ की है रे। प्रभु जी टेंशन तो गड़बड़ है। अरे बाकी भी ट्राई करो। हाँ अल्फा तो थीटा है, बाकी तो निकाल। अरे ये तो एटवुड मशीन है ना, तो एटवुड मशीन अपना करेक्टर थोड़ा ही छोड़ेगा। देख देख फिर से देख। अरे एटवुड मशीन है तो एटवुड मशीन अपना करेक्टर क्यों छोड़ेगा, दिख रहा है ना साफ साफ। इक्विलिब्रियम में जब ये आएगा तो सबसे पहले तो ये अपने आप को ऐसे अलाइन करेगा। इसका जी इफेक्टिव जो है वो जी है। एकदम ऐसे अलाइन करेगा अपने को। कि मासेस अलग अलग है तो ये लोग ऊपर नीचे भी होगा। दिख रहा है, पहले तो एक तो अल्फा की वैल्यू थीटा हो गई। और समझ में आ रहा है कि जी इफेक्टिव जी है यहाँ पे, तो जो एक्सेलरेशन आएगा रिलेटिव वाला डब्बे के रेस्पेक्ट वाला, वो आएगा m2 - m1 × g/m1 + m2, आंसर हो गया। और टेंशन की वैल्यू हो गई 2m1 m2 × g/m1। खेल खत्म। कहाँ भटक रहे हो? क्या दिक्कत है इसमें बताओ? अरे आर्टवुड मशीन का ही तो एप्लीकेशन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? सेम वही कहानी होगा तब। अब एक केस और रहता है, वो भी बता देता हूँ, देख ले। मान लो इस बार ये ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। m1 और m2, ये एंगल थीटा। चलो पता करो। अल्फा ए रिलेटिव टेंशन ढूंढो। फोर्स कांस्टेंट होगा ना, कौन सा फोर्स? बॉडी बॉक्स इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी अपवर्ड्स। बॉडी जो है वो अप द इंक्लाइन जा रहा है। जी इफेक्टिव सोचो क्या होगा और उसके हिसाब से आंसर निकालो।
टेंशन तो वही रहेगा, अल्फा की वैल्यू तो निकाल, एक्सलरेशन जो रिलेटिव वाला है वो तो निकाल। आज एकदम ये हट के टॉपिक पढ़ा है, इसको ध्यान रखो। अल्फा थीटा ही रहेगा, हाँ। और बाकी तो समझ में आ रहा है, क्योंकि क्योंकि डब्बा की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इस बार भी जो जी इफेक्टिव है वो जी इफेक्टिव तो जी रहने वाला है। जी इफेक्टिव जी रहेगा, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में अपने को ऐसा दिखेगा। एकदम वर्टिकल दिखेगा। बस समझ में आ रहा है, फिर लिख लो। अल्फा आ गया अपना थीटा, ए रिलेटिव आ गया m2 - m1 जी बाई m1 + m2, और टेंशन की वैल्यू आ जाएगी m1 m2 × जी बाई m1 + m। चलो और दो छोटे छोटे शॉर्टकट बता देता हूँ, आ जाओ, तो फायदा हो जाएगा। देखो इधर, जैसे जैसे ये है, जैसे मान लो ये खतरनाक सा सिस्टम मैंने बना लिया है। तीन केस बताऊंगा, फटाफट देखना। और आप रिजल्ट की तरह याद रख पाए तो लॉज ऑफ मोशन का हर एक क्वेश्चन आप देख देख के लिख दोगे, तो ध्यान से देखना। ऐसा पुली वाला जितना भी क्वेश्चन आएगा सबके लिए एक ही समाधान है, ठीक है ना? ध्यान से सुनना जरा। हम मान रहे हैं कि यहाँ का टेंशन होगा अल्फा टी। आप बोलोगे हमको दिख तो रहा है कि अल्फा की वैल्यू 1 है, वो आप न्यूमेरिकल में पुट करते रहना। हम इसके टेंशन को मान रहे हैं बीटा टी। बीटा आप निकाल सकते हो, जैसे ये वाला टी है, ये वाला 2t है, ये वाला 4t है, तो ये वाला 8t है, तो 8 4 1, तो 13 हो जाएगा बीटा। फिलहाल हम उसको बीटा मान रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आए ये सब में एप्लीकेबल हो, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और यहाँ के टेंशन को मैंने गामा टी मान लिया है, कि मैंने मान लिया है रैंडमली, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। तो अगर हम ऐसा मान रहे हैं तो हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे। हम लिखेंगे, ध्यान से देखो, m1 के लिए m1g - अल्फा t इज m1 a1। पहला इक्वेशन लिख दिया हमने। अब दूसरा इक्वेशन लिखेंगे। हम ये माने थे नीचे जा रहा है, इसको हम ये मान रहे हैं इधर जा रहा होगा। और इसको आप जिधर मानना चाहे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम नीचे ही मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे m2g - बीटा टी इज m2a2। और यहां से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा गामा टी इज इक्वल टू m3a3। ठीक है। दिक्कत फिर से वही है। क्या दिक्कत है? दिक्कत यहाँ पे फिर से वही आ रही है कि अननोन है चार, a1 a2 a3 और टेंशन, और इक्वेशन आया है 3, तो एक और इक्वेशन लाना होगा। तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ टेंशन ऑन द एंटायर सिस्टम कर देते हैं।
तो टेंशन का वर्क अगर हम लिखेंगे तो समझ में आ रहा है कि आएगा अल्फा टी A1 माइनस में यहाँ के लिए। अगर हम M2 की बात करें तो M2 के लिए ध्यान से देखो, माइनस बीटा टी A2। और M3 की बात करें तो उसके लिए आ जाएगा गामा टी A3 इज इक्वल टू 0। पी एलिमिनेट कर देते हैं, आ जाओ ध्यान से देखना, जो रिजल्ट तुम्हारे काम का होगा, डेरिवेशन तो लेंदी है ही, यानी गामा इंटू A3 इज इक्वल टू अल्फा इंटू A1 प्लस बीटा इंटू A2। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से A1, यहां से A2, यहां से A3 निकाल के यहाँ पे लाके डाल देते हैं। डालने के बाद जो आंसर आएगा वो देखते हैं, आ जाओ। जहां जहां A3 आ रहा है वहां हम पुट कर देंगे गामा टी बाई M3। ठीक है, एक मिनट, इज इक्वल टू अल्फा इंटू A1। ध्यान से देखो, जब M1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ G बच जाएगा और यहाँ अल्फा टी बाई M1, तो G माइनस अल्फा टी बाई M1। साथ में रह गया है बीटा इंटू A2, तो बीटा इंटू A2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो आ जाएगा G माइनस बीटा टी बाई M2। अब सीधा आंसर लिखने की तैयारी है, ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे। टी कॉमन ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम टी कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा अल्फा स्क्वायर बाई M1। ध्यान से देखना, प्लस बीटा स्क्वायर बाई M2 प्लस गामा स्क्वायर बाई M3। राइट हैंड साइड में जी टाइम्स ऑफ, यहां से अल्फा, यहां से बीटा, सॉरी, यहां से अल्फा, यहां से बीटा, यानी टेंशन की वैल्यू हमारा एक बार में आ जाएगा। टेंशन आ जाएगा जी टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर बाई M1 बीटा स्क्वायर बाई M2 गामा स्क्वायर बाई M। इस फॉर्मूले से ऐसा कोई भी केस हो हम उसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, अब आता है कि भाई होगा कैसे, इसका एप्लीकेशन बताओ जरा। आओ बताता हूँ एप्लीकेशन, ध्यान से रिजल्ट को पढ़ लो। जी टाइम्स, आप अल्फा बीटा गामा किसी को भी ले सकते हो, लो और यहाँ लाके पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आप अल्फा बीटा गामा किसी को भी ले लो और लाके पुट कर दो, एक बार में आंसर आ जाएगा। आओ देखते हैं कैसे आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो यही हमने केस ले लिया, ये M1, ये M2। ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि इसका साथ जो भी रस्सी जुड़ा है वो है अल्फा टी, और इसके साथ जो टेंशन जुड़ा है वो है बीटा टी। ठीक है, टेंशन एक बार में लिखा जाएगा। पहले एक बात बताओ, यहाँ अल्फा है कितना और बीटा है कितना, देखो तो, अल्फा बीटा की वैल्यू बता दो मुझे।
अब बेटा आवाज आ रही है देखो। नहीं, ये जो मैंने अभी मेथड समझाया, ये समझ में आ गया कि नहीं आया? रिजल्ट समझ में आ गया था ये वाला? देखो मैं कह रहा हूं ना कि इसको सॉल्व करके हमने ये आंसर लाया था, ये क्लियर है सबको? अरे बोल। हाँ, तो बस बेटा हमको अल्फा बीटा पहचानना है, लाके डाल दे, आंसर आ जाएगा। इस रिजल्ट को ध्यान रख। तो मैंने क्या किया देख, यहाँ मैंने क्या किया, इसका नाम हम कर दिया अल्फा डी, और यहाँ का टेंशन टी मान लिए। जब यहाँ का टेंशन टी है, इसका मतलब यहाँ का टेंशन 3T हो गया। का मतलब यहाँ के लिए अल्फा की वैल्यू 3 हो गई, और ये अगर बीटा है तो ये 1 हो गया। आप किसी को मान सकते हो, छूट है। फॉर्मूला लाके डाल दिए, जी टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बाई m1 बीटा स्क्वायर बाई m2, एक बार में टेंशन। बोलो क्लियर है? और टेंशन अगर एक बार आ गया फिर तो सब कुछ आ जाएगा। बोल। ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, ध्यान रखना। चल एक और बताता हूँ, देख एक अप्लाई करके दिखाओ तुम। रिजल्ट केवल याद रखना, उसके भी दो केस बाकी हैं अभी, और लेंगे हम। अभी जान के हम एक ऐसा हॉरिजॉन्टल वाला ले रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशन हम वैसा ही किए है ना। पूरी है मेरी। ये सब करने में काफी टाइम जाता है। अगर आप रिजल्ट याद रखो, फटाफट आंसर। चलो बता दो टेंशन एक बार में। एक काम करते हैं, जो को एम कर देते हैं और इसको भी एम कर देते हैं, चलो। रस्सी का टेंशन, बॉडीज का एक्सलरेशन, दोनों बताओ। टेंशन तो एक बार में लिखो। इस बॉडी का अल्फा कितना है बताओ, और इस बॉडी का बीटा कितना है बताओ। आप अल्फा बीटा किसी को मान सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिसको जो मानना है मानो, और मुझे बताओ अल्फा कौन है बीटा कौन है, वैल्यू बताओ। बेटा प्रभो, अल्फा में टी नहीं आएगा, अल्फा तो नंबर है, टी का कोएफिशिएंट है। तो अल्फा तो केवल एक नंबर आएगा। हाँ, अल्फा इज 5। 5 ही है ना, हाँ 5, और बीटा 1। अब हमारा फॉर्मूले की तैयारी शुरू होगी। टेंशन लिखा जाएगा। टेंशन हमारा एक बार में जी टाइम्स ऑफ, बोलो। ये आ गया 5। एक मिनट रुको, गड़बड़ गड़बड़ की कुछ क्या? ध्यान से देखो जरा। हाँ, इसमें गड़बड़ की है ना, ये डेरिवेशन ठीक है, ध्यान से सुनो। जो हॉरिजॉन्टल है ना, उसको गामा मानना पड़ेगा। इनको आप कुछ भी मान लो। जो हैंग कर रहे थे ना, वो अल्फा बीटा है, ध्यान से देखो। का मतलब मैंने पिछले वाला भी गड़बड़ कर दिया लग रहा है। एक मिनट रुको, चेक करते हैं। हाँ, पिछला वाला ही मैंने गड़बड़ किया है ना, इसका मतलब आंसर जो आएगा ना, वो सिर्फ ये आएगा, इसमें से 3 1 को हटा दो।
यहां सिर्फ हैंगिंग वाले का आता है, जो हॉरिजॉन्टल है वो ऊपर नहीं आता है। देख लो रिजल्ट में, देख लो गामा जो है हॉरिजॉन्टल वाले में नहीं आया था, देख लो। चलो अब अप्लाई करते हैं, ये अपना ठीक है। ये अब 1 को हटा देंगे तब सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लगाते आ जाओ, तो ये आ गया 5 और उसका कुछ नहीं आएगा, मतलब 0। लेकिन ये सबका आ रहा है, देखो अल्फा स्क्वायर बाई m1, बीटा स्क्वायर बाई m2, गामा स्क्वायर बाई m3। तो लिखा जाएगा 25/m प्लस 1/m, यानी आंसर हो गया 5g डिवाइडेड बाई 26/m, यानी आंसर आ गया 5m/26। ये अपना टेंशन हो गया। अरे ये बात समझ में आया? अल्फा बीटा हम उसी को मानेंगे जो है वर्टिकली हैंग कर रहे हैं, और गामा हमेशा उसको मानेंगे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। चलो एक और करके दिखाओ। इससे एकदम खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आपका एकदम आसानी से हो जाएगा। चलो तो इस बार कंफर्म है कि अल्फा हम अल्फा बीटा इन्हीं को ही मानेंगे, गामा इसी को मानेंगे। अब लिख के दिखाओ मुझे टेंशन एक बार में। को अल्फा नाम दे दो, इसको बीटा नाम दे दो, इसको गामा नाम दे दो। बस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू लिखो और टेंशन एक बार में निकाल लो। भाई ये नॉन मेडिकल के लिए जो बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन है, इस तरीके से देखोगे तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन बन गया। इसमें थोड़ा अकल लगाना है आपको। इसमें थोड़ा अकल लगाएंगे। और लिख के दिखाते हैं। तो समझ में आ रहा है कि अल्फा 1 है, बीटा 1 है, गामा 2 है। तो टेंशन आ जाएगा g टाइम्स ऑफ 1+1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर बाई m, 1 का स्क्वायर बाई 2m, 2 का स्क्वायर बाई 3m। सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर आ गया 2g, 1/m, 1/2m, 4/3m। अब देख लो जो आना होगा आ जाएगा, और टेंशन एक बार आ गया तो सब आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा अकल लगा के लिखना जरा। यहाँ थोड़ा अकल लगा के मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। अगर हम कर दें, चलो एक काम करते हैं, हम आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे अल्फा मैंने 1 मान लिया, बीटा मैंने 1 मान लिया, और गामा मैंने 2 मान लिया। तो सोच के बताना अच्छे से। जी तो आएगा ही। यहाँ कौन आएगा, अल्फा बीटा गामा, या कौन आएगा जल्दी बताओ। ऊपर वाले टर्म में कौन आएगा जल्दी बताओ।
क्या सबको ये बात क्लियर है? केवल गामा ही आना है, तो गामा की वैल्यू को 2 डाल दिए, बाकी का रोल नहीं है। खेल खत्म। नीचे कौन आएगा? नीचे अल्फा आएगा, बीटा आएगा, या गामा आएगा, या तीनों आएंगे? यस। बस लिख दो, और क्या करना है। 1/m, 1/2m, 4/m। खेल खत्म। बोल प्रभु जी, मजा आया क्या? तो ये तो महा ट्रिक है लॉज ऑफ मोशन का। लॉज ऑफ मोशन का कोई भी क्वेश्चन देखो, धड़ाधड़ निपटा दो। अभी केस बाकी है, रुक जा। बस थोड़ा सा यहाँ बदलाव आएगा, 2-3 केस लेते हैं ताकि तुम्हारा हर क्वेश्चन बन जाए इसी से। अब एक दूसरा केस लेते हैं, आ जाओ। जैसे ये है इस बार हॉरिजॉन्टल पे कोई नहीं है। क्या मुझे इस बार सीधा सीधा आंसर बता सकते हो क्या आएगा? अगर ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, अगर हम कह रहे हैं कि इसका टेंशन अल्फा टी है, इसका टेंशन बीटा टी है, इसका टेंशन गामा टी है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, तब आप डेटा पुट करते रहना। यहाँ मुझे आंसर बताओगे आप लोग। चलो, हम टेंशन लिखना चाहते हैं एक बार में। ऊपर तो जी आएगा ही आएगा। ऊपर कौन कौन आएगा? अल्फा आएगा, बीटा आएगा, या गामा आएगा, या तीनों आएंगे? तीनों। और अच्छी बात है कि कोई टेंशन नहीं है अपना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। पहला काम। नीचे कौन आएगा? नीचे भी तीनों आएंगे। तो अल्फा स्क्वायर बाई M1, सॉरी M3 है ना, बीटा स्क्वायर बाई M2, गामा स्क्वायर बाई M। आंसर। मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, धड़ाधड़ निपटा दो, टेंशन ना लो। आओ चलो, एक करके दिखाता हूँ, देख। जैसे ये M है, मान लो मैंने 2 बॉडी कर दिया, तेरे लिए और आसान हो गया। चलो टेंशन निकालो, एक्सेशन निकालो। एक बार टेंशन आ गया तो एक्सेशन तो खड़ा खड़ा आएगा। मतलब लॉज ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चन आप इसके सहारे से कर सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। लॉज ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चन सीधा सीधा कर सकते हैं हम लोग। चाहे एक हॉरिजॉन्टल पे हो, चाहे 2 हॉरिजॉन्टल पे हो, कुछ भी हो। चलो मुझे फटाफट इसका आंसर बताओ। टेंशन तो एक बार में लिखो। एक बार टेंशन आ जाएगा तो एक्सीजन लिख लो। ठीक, कितना आ रहा है बताओ? यहाँ 2 ही बॉडी है, तो आपके लिए काम और भी आसान हो गया। अब एक बार अगर टेंशन आ गया, फिर तो भाई जो मर्जी है पूछ लो। देख लो, अगर हम यहाँ का टेंशन अल्फा मान रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि वो 2 हो गया।
और यहाँ का बीटा मान रहे हैं तो वो 1 हो गया। तो टेंशन सीधा सीधा हम लिख देंगे, पहले तो जी टाइम्स ऑफ ये आ गया अपना 3 आ गया, और नीचे आ जाएगा 1/2m का स्क्वायर बाई m। आ गया ये, यानी ये आ गया 3g, और ये आ गया 1/2m प्लस 4/m। तो क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 आ जाएगा ना ये। तो ये हो गया 3m/2, और नीचे आ जाएगा 9। तो आंसर आ गया 2mg/3। और एक बार टेंशन आ गया तो इसका एक्शन एक बार में निकाल लेंगे हम लोग। 2mg-2mg/3 इज इक्वल टू 2m × a। निकाल लो। वैसे यहाँ का निकालना है तो 2t-mg इज इक्वल टू m × a। खटाखट आंसर। एक लास्ट केस और ले लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखना है, HC वर्मा में बड़े खतरनाक तरीके से एक पेज में सॉल्यूशन किया है। आप अगर ये शॉर्टकट ट्रिक लगा लो तो आपका आंसर चंद लाइन में आ जाएगा। चलो एक और कर लेते हैं, आ जाओ लास्ट। तो थोड़ा सा हम डेरिवेशन करके देख लेते हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आएगा वैसे ही, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो मान लो ये ले लिया हमने, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम मान रहे हैं इसका टेंशन अल्फा टी, इसका मान रहे हैं हम बीटा टी, इसका मान रहे हैं गामा टी। फटाफट इक्वेशन लिख देते हैं। हम मान रहे हैं ये नीचे जा रहा है A1 से, हम ये मान रहे हैं ये नीचे जा रहा है A2 से, ये ऊपर जा रहा है A3 से। लिखना स्टार्ट करते हैं। तो m1g-अल्फा टी इज इक्वल टू m1a1, बिल्कुल वैसे ही आएगा, कुछ नया नहीं आएगा। m2g-बीटा टी इज इक्वल टू m2a2, और एक आ जाएगा गामा t-m3g sin थीटा इज इक्वल टू m3 × a3। ठीक है। और एक वो कंस्टेंट लिखना पड़ेगा, -अल्फा t a1 -बीटा t a2, और सॉरी प्लस गामा t a3 इज इक्वल टू 0। यानी कि आ गया हमारा अल्फा a1 बीटा a2 इस गामा a3। वही काम हम फिर से करेंगे, A1 A2 A3 निकाल के डाल देंगे। A1 की जगह डाल देंगे g-अल्फा t/m1। फिर आ जाएगा A2 की जगह पे g-बीटा t/m2, दैट मस्ट बी इक्वल टू गामा इंटू A3 का मतलब हो गया गामा t/m3 माइनस जी साइन थीटा। अब समझ में आ रहा है कि क्या बदलाव होने वाला है। कोई खास बदलाव नहीं हो रहा है। अगर पहले टेंशन वाला टर्म को लिख लेते हैं, या पहले जी वाला टर्म को लिखते हैं, तो यहाँ से अल्फा आएगा, यहाँ से बीटा आएगा, और यहाँ से देखो गामा साइन थीटा आएगा। जब टेंशन वाला टर्म लिखोगे ना तो उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, वो पहले वाला ही आ जाएगा। देख लो, α²/m1 यहाँ से, β²/m2 यहाँ से, और γ²/m3 यहाँ से। देख लो टेंशन का एक्सप्रेशन मेरा बन गया। ई टाइम्स ऑफ, अब याद रखने का तरीका देख लो, जो वर्टिकली हैंग कर रहे हैं उनका तो प्योर अल्फा बीटा आएगा। जो इंक्लाइंड के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं उसके लिए गामा साइन थीटा आएगा।
डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर बाई m1 बीटा स्क्वायर बाई m2 गामा स्क्वायर बाई m। बस कोई भी केस आ जाए अपना कोई टेंशन नहीं है, धड़ाधड़ पुट करो, खेल खत्म। अरे बात समझ गए क्या? सारा केस मतलब क्या हो गया देखो, अगर ये वाला ऐसा हुआ तो थीटा की वैल्यू को 0 डाल देना। अगर ये ऐसा हुआ तो थीटा की वैल्यू को 90 डाल देना, खेल खत्म। एक ही रिजल्ट से सब आ जाएगा। तो बोलो क्लियर हो गया क्या? एक ही रिजल्ट से अपना सारा आंसर आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करें, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक एक लाइन में आंसर। अरे मीनाक्षी प्रभु जी समझ गए क्या? सार्थक भाई अगले क्लास में लॉ आज के आज भेज दो, आज और कल में लॉज ऑफ मोशन के सारे प्रॉब्लम के डाउट करा के फिर हम आगे बढ़ेंगे। लो बार कोड जनरेट कर देते हैं। आज का क्लास सारे ट्रिकी और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ाए हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। जब भी मुश्किल क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा।